गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौर्थिक संबंध, जो कि ल्यूसेंट की बुक से मैं आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ। 2024 की जो लेटेस्ट बुक है उसी से। क्लास है तीसरी। इससे पहले मैं आपको प्राचीन इतिहास और जो भी स्टैटिक जीके वगैरह है उसकी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, और वीडियो मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और ल्यूसेंट की बुक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, थोड़ा सा जल्दी में बोलूँगी क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है और मुझे पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश भी करना है। तो चलिए, प्रकाश चक्र क्या है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ कितनी प्रकार की हैं, तो पृथ्वी की गतियाँ जो हैं आपकी 2 प्रकार की हैं। घूर्णन क्या होता है, रोटेशन यानी कि दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, कहाँ से कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो देख लीजिए। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है, और इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व ये करता है। पेपर में ज़्यादातर कहाँ से आएगा क्वेश्चन, जैसे कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब अगर किसी महाद्वीप का आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आप तीनों महाद्वीप के जो है नाम याद कर लेंगे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है। कि कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो अगर देश पूछे जाएं तो इन महाद्वीपों के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर महाद्वीप पूछे जाएं तो 3 होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका परिक्रमण। परिक्रमण है आपका, या फिर वार्षिक गति इसको कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के, एक तो पृथ्वी ये है तो ये अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूम रही है। ठीक है। और एक आपका ये सूरज है और सूरज के चारों ओर ये चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका परिक्रमण हो गया। ठीक है। उसके चारों ओर घूम रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, ये रील है, अभी मैंने सिलाई की थी। तो ये मान लीजिए सूरज है। ठीक है। और ये दूसरी लेती हूँ तो ये क्या है, ये आपका सूर्य है, पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो ये इसका परिक्रमण हो गया। ठीक है। जो कि वर्ष में पूरे वर्ष का ये गिना जाता है। ठीक है। तो पूरी वर्ष में एक परिक्रमा कितने दिन की, 365 दिन 6 घंटे की होती है। और ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, और इसको जब अपनी तरफ से एक ही तरफ से घूमती रहती है तो इसको क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने अभी ऊपर आपको, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे घूर्णन। ठीक है। और परिक्रमण क्या होता है, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे में इसका समय लगता है। नक्षत्र दिवस क्या होता है, तो एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। आप एग्जाम में कैसे आएगा कि एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको नक्षत्र दिवस, सौर दिवस और भी दिवस दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। ठीक है। सौर दिवस क्या होता है, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। ठीक है। अब इसमें मेन नोट क्या है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किमी से वेग के चक्कर में, ठीक है, यानी कि वेग मतलब स्पीड के चक्कर से चक्कर लगाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उपसौर की। उपसौर क्या है, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ।
उपसौर सूर्य के परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा पास में होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज़्यादा पास में होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उपसौर कहा जाता है। ये पेपर में पूछा है। और ऐसी स्थिति ऐसा ही पूछा जाता है कि कब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक यानी कि अत्यधिक पास में होती है, तो उसमें आपको आपकी डेट दी रखी होगी। ठीक है, तो 3 जनवरी की होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होती है, यानी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? 14.70 करोड़ किमी होती है। अपसौर क्या है? तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन अपसौर का बन जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। और बहुत ज़्यादा दूरी पर पृथ्वी कब होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई आपको याद रखना है 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? वह होती है आपकी 15.21 करोड़ किमी होती है। ठीक है, ये पॉइंट जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। इसको एक बार जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जाने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और 100% मैं गारंटी ले रही हूँ, और मैं जो भी आपको ल्यूसेंट की बुक में पढ़ा रही हूँ उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा जो है उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा कि उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो भाई काल्पनिक रेखा कहा जाता है। या फिर उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उसको बताएंगे एप्साइड रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश। अक्षांश क्या है? एक विषुवत रेखा से वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दिशा को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और ये कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, जिसे विषुवत वृत्त से दोनों अंशों में मापा जाता है। और विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? मान लीजिए कि विषुवत वृत्त रेखा की दूरी अक्षांश किसे कहते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन यहीं से उठा के देखिए, सीटेट में ज़्यादातर ऐसे ऐसे पूरी थ्योरी उठा के दे देते हैं कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे होंगे तो आप अक्षांश लगाएंगे। या फिर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित स्थान की कोणीय कोण जो है पृथ्वी के कहाँ पर स्थित होता है, क्या बनाता है? केंद्र को बनाता है। विषुवत रेखा से दोनों अंशों को मापा जाता है। तो विषुवत रेखा, यहाँ पे क्वेश्चन, विषुवत रेखा कितने अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर भाई 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जो सबसे लंबा अक्षांश होता है और पृथ्वी की परिधि पर जो है केंद्रित होता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने के कारण 90 अक्षांश का वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश जो है 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किसी भी स्थान का अक्षांश किस डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, किससे अधिक नहीं हो सकता, तो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे है अक्षांश समांतर। ये क्या है? काल्पनिक रेखाओं का एक समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अक्षांश समांतर या फिर अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या फिर भूमध्य रेखा से एक समान, दूसरी तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं के उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं का दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं।
दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 111 किमी। 2 मिनट के लिए मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा। गली में जो है आ गए हैं बरेली का प्रसिद्ध सुरमा बेचने के लिए और इतनी जोर जोर से बजा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यदि अक्षांश समांतरों के 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी होगी, 179 होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण के इसमें अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो पॉइंट है ना, इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देश से होकर गुजरती है। तो या तो देखिए इनमें से जितने भी देश दे रखे हैं इनमें से कोई भी एक दे देते हैं, या फिर क्या कहा जाता है कि कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, इनको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये सारे देश आपको पता होने चाहिए, तो इनको एक 1 by 1 करके बताना होता है। ठीक है, इसी तरीके से मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर है विषुवत रेखा, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी विषुवत रेखा से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर की बात करते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को या उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो देशांतर कहा जाता है, या फिर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोनों ही पॉइंट दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देशांतर रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों की बीच की दूरी कैसी होती है, पूछी जाती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, तो दूरी जो है बढ़ जाती है। विषुवत रेखा इसके बीच की दूरी अधिकतम जो है आपकी 111.32 किमी होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण उनकी गणना में कठिनाई होती है, इसलिए सभी देशों में सर्वसम्मति से निश्चित किया गया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जाएगी। ठीक है, हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं इसे, और इस देशांतर का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0 डिग्री, और इससे हम 180 डिग्री पूर्व और आपका 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर की और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा होती है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूम जाती है, और 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने से पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट नोट करिएगा। देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का समय जो है ज्ञात किया जा सकता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर है 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नोट दे रखा है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है, भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। संक्रांति क्या है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। ये देखिए पॉइंट आपको मैं वैसे क्वेश्चन में पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन मेरे पास ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी है, जिसके मैंने कुछ वीडियो अलग से बनाए भी हैं, पर मैंने वो पूरी नहीं कराई है अभी, क्योंकि पहले मैंने सोचा आपको मैं पहले थ्योरी करा देती हूँ, और जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई भर्ती दिख तो रही नहीं है, लेकिन आप आराम से अपनी अच्छे से तैयारी करिए, फिर बाद में आप आराम से अपना जो है
रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो रहा है। कर्क संक्रांति क्या है? तो 21 जून को सूर्य कर्क, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा में लंबवत होता है। याद रखिएगा, इसे कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयांत भी कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय 21 जून को सूर्य जो है दिखाई देता है। मकर संक्रांति क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर संक्रांति में लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या फिर शीत अयनांत भी कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। विषुव, विषुव के बारे में भी जान लीजिए, ये भी पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं और सर्वत्र यानी कि सब जगह दिन एवं रात जो है बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और किसे क्रमशः क्या कहा जाता है? शरद विषुव एवं बसंत विषुव भी इसे कहा जाता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे अधिक समय तक प्राप्त करता है और यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे का अधिक समय पर प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि रहती है। नोट, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बारे में देखते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह को चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? भाई ये फिर से आ गए सुरमा बेचने, थोड़ा सा मुझे वीडियो को फिर से रोकना पड़ेगा। चलेगा, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य की चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण करते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, जिनके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या कभी नीचे से गुजर जाता है। और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण होता है। समय का निर्धारण क्या है? एक देशांतर का अंतर होने का समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ये याद रखिएगा। और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम पर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री के देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। और ग्रीनविच देशांतर जो है 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि जो है आपकी, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लगती है। ये ग्रीनविच समय को 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। और यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे यानी कि 1 दिन और रात में अंतर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। पता नहीं आज ही सारी चीज़ें हो पड़ी हैं गड़बड़। हाँ, अब है आपका समय, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, चलिए विषुवत रेखा की बात करते हैं।
तो पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है उसे शून्य अंश को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कटिबंध क्या है? प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है जिसको कटिबंध कहते हैं, जिसमें सबसे मेन पहला है उष्ण कटिबंध जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाए कि भाई किस विषुवत रेखा पर एक वर्ष में सूर्य 2 बार शीर्ष पर चमकता है, तो उष्ण कटिबंध में। ठीक है, कटिबंध में इस भाग का मौसम सदैव कैसा रहता है? तो गर्म रहता है। ठीक, फिर है उपोष्ण कटिबंध जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है और जहाँ कुछ महीने ताप अधिक रहता है, कुछ महीने ताप कम रहता है। फिर है शीतोष्ण कटिबंध, ये क्या है? इसमें 45 डिग्री से 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, ठीक है, बल्कि उसकी किरणें जो है तिरछी होती हैं। एक तो ऐसा होता है ऐसे सीधे आता है, इसकी किरणें यहाँ पर ऐसी तिरछी होती हैं। अतः यहाँ ताप हमेशा कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि तिरछी होती है तो सीधे ताप नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य बिल्कुल ऐसे सर पे ही रहेगा तो भाई ताप तो होगा ही। फिर है ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध क्या है? ये 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र रहता है जहाँ ताप जो है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और इसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अक्ष पे क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, तो उसको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसको ध्रुव कहा जाता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन की तरह आते हैं, जैसे कि विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को क्या कहा जाएगा? तो आप बताएंगे अक्षांश वृत्त कहा जाएगा। ठीक है, या किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? तो देशांतर कहा जाता है। एक ध्रुव के दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर किसी स्थान के मध्य सूर्य से निर्धारित किया गया समय किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ का क्या कहेंगे? स्थानीय समय कहेंगे। मानक समय कई बार पूछा गया है। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का एक स्थानीय समय है तो उसको क्या कहा जाएगा? मानक समय कहा जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आज कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।